नमस्कार साथियों, स्वागत है आज के इस नए अंक में। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। आज के इस अंक में हम चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिए गए उनके सामाजिक न्याय संबंधी विचारों के बारे में। उनका प्रादुर्भाव हुआ जिस काल में उस समय जो समाज में जो थे दलितों, वंचितों, स्त्रियों के साथ बहुत ही घोर अत्याचार किया जाता था। शूद्रों को एकदम निम्न समझा जाता था और ऐसी स्थिति में जो अछूत, अस्पृश्यता और ना जाने जातिवाद के संबंध में कितने हिंदू समाज जो था वो बिखरा हुआ था। ऐसे काल में भीमराव अंबेडकर आते हैं और समाज को एक नया आईना दिखाने का प्रयास करते हैं और अपने सामाजिक न्याय संबंधी विचारों को प्रतिपादित करने का प्रयास करते हैं। हम देखते हैं कि उनसे पहले भी बौद्ध धर्म 500 ईसा पूर्व जब बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था और बौद्ध धर्म के रूप में जब अस्पृश्यता को मिटाने का प्रचार चला था, उस समय भी देखते हैं कि ये जो समाज था किस तरह से विभिन्नताओं और किस तरह से एक दूसरे से कटा हुआ था। इतने वर्षों के बाद भी, बौद्ध धर्म के आने के बाद भी इस समाज, हिंदू समाज में वह बदलाव नहीं आ पाया जिस बदलाव की कल्पना की जा सकती थी। ये बात जो है, भीमराव अंबेडकर भी इस बात को महसूस करते हैं कि समाज में एक ऐसे व्यवस्थित समाज की जरूरत है जिससे समाज को आगे बढ़ाया जा सके। हम आज उनके उन्हीं सभी विचारों के बारे में आज इस अंक में चर्चा करेंगे। उनके द्वारा दिए गए उन सामाजिक विचारों को, जिसमें वह दलित वर्ग या हो या हमारे जातिवाद संबंधी विचार हो या स्त्रियों के सम्मान की बात हो या समान अवसर की बात हो, जितने भी उस समय के समाज में कुरीतियां फैली थी उन सबको दूर करने का प्रयास जो है भीमराव अंबेडकर द्वारा किया गया है। इन्होंने केवल बातों के द्वारा ही कार्य को नहीं किया है, बल्कि सैद्धांतिक तौर पर या सिद्धांतों के माध्यम से भी प्रतिपादित करने का प्रयास किया है। हम उनके विचारों की झलक जो है भारतीय संविधान के संबंध में भी देख सकते हैं, जहां उन्होंने आरक्षण जैसी व्यवस्था का निर्माण किया और उस समय के दलित, वंचितों लोगों के लिए एक सुगम रास्ता दिखाया, जिसके द्वारा समाज में एक समान अवसर की परिकल्पना की जा सके। आज हम उन्हीं के द्वारा दिए गए उनके सामाजिक न्याय संबंधी विचारों को विस्तार से जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बने रहिए वीडियो के अंत तक। मैं हूं जीत और आप देख रहे हैं पॉलिटिकल वॉरियर्स। भीमराव अंबेडकर के बारे में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएं, इससे पहले हमें उनके जीवन परिचय के बारे में कुछ बातें जान लेते हैं, जिससे हमें उनके द्वारा दिए गए उनके सामाजिक न्याय संबंधी विचारों को जानने में और ज़्यादा सुगमता होगी। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म जो है वह 14 अप्रैल 1891 में महाराष्ट्र के अंबावडे गांव में होता है। वह एक निम्न जाति, महार जाति में और मध्य वर्गीय परिवार में जन्म होता है उनका। उस समय की जो महार जाति थी उसे एक अछूत जाति समझा जाता था उस परिवार में, और वह एक मध्य वर्गीय परिवार था जहां उनका जन्म होता है। उनके पिता का नाम रामजी सकपाल था, जो एक कबीरपंथी मार्ग के अनुयायी थे। वो कबीर पंथ से जुड़े हुए थे, इसीलिए उनके लिए जाति पाति जैसी कोई व्यवस्था उनके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। वह सेना में सूबेदार के पद पर कार्यरत थे। बाद में वो सेना निवृत्त हो गए। उनके दादा या पितामह कह लें, मालोजी सकपाल भी सैन्य में हवलदार थे। उनकी माता का निधन जो है वो बहुत ही कम उम्र में हो गया था। जब भीमराव अंबेडकर जब 5 वर्ष के थे तो उनकी माता का निधन हो गया था। फिर इनके पिताजी ने जो है दूसरा विवाह किया था। जीजाबाई नामक महिला से जो है उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था, जिसके कारण जो है दूसरा विवाह होने से उनकी माता का जो प्यार था, दूसरी माता का जो प्यार था, भीमराव अंबेडकर को नहीं मिला और उनका जो है माता से बहुत ही कम लगाव था। उनका लालन पालन जो है मीराबाई नामक एक स्त्री ने किया। भीमराव अंबेडकर का जो प्रारंभिक नाम था उसे उनके गांव के नाम के संबंध में जोड़कर कहा जाता था। उनका प्रारंभिक नाम जो था भीमराव रामजी अंबावडेकर था। इस नाम की दुहरता के कारण इसे बोलने में जो है लोगों को बहुत परेशानी होती थी। तब एक ब्राह्मण शिक्षक ने उस समय उन्होंने अपना अंबेडकर नाम जो है भीमराव अंबेडकर को दे दिया, तो उस दिन से उनका नाम पड़ गया भीमराव रामजी अंबेडकर। तो इसी नाम से वो आगे प्रख्यात हुए और यही नाम जो है उनके साथ हमेशा के लिए जुड़ गया। B.R. अम्बेडकर जो कि एक निम्न जाति या हम ये कहले महार जाति से आते थे, उस समय समाज में बहुत ही ज़्यादा जो है उन्हें दलित और बहुत ही ज़्यादा निम्न समझा जाता था। ऐसी स्थिति में उनके साथ बाल्यकाल अवस्था में भी कई घटनाएं ऐसी हुई जिनसे उनके मन और व्यक्तित्व में काफ़ी प्रभाव पड़ा है। बाल्यकाल की अवस्था में उनको कई कटु आलोचनाएं हुई, जैसे कि बैलगाड़ी की घटना। इस बैलगाड़ी की घटना में ये हुआ था कि वह उनके बड़े भाई के साथ वह अपने पिता से मिलने जा रहे थे, तो उन्होंने एक बैलगाड़ी की और उस पर बैठकर जाने लगे।
चूंकि कुछ ही दूर जाने पर बैलगाड़ी वाले को पता लग गया कि जो सवारी है, जो सवार हुए हैं ये दो बालक, ये निम्न जाति के महार जाति के हैं। तो वह जो है गाड़ी से उतर गया और उन दोनों को उतार दिया। कह रहा है कि भाई अब तुम लोग नहीं जा सकते क्योंकि तुम लोगों ने जो है मेरी बैलगाड़ी को एकदम से अपवित्र कर दिया है। अब ऐसी सोच जो थी उस समाज की थी, और सोच सकते हो ऐसे समाज में बी आर अम्बेडकर जी सरवाइव कर रहे थे, रह रहे थे और समाज की आलोचनाओं को झेल रहे थे। तो ऐसे समय में जब किसी बालक के साथ ऐसा होता है तो उसकी जो व्यक्तित्व की भावना है वो किस तरह से प्रभावित होती है, हमें यह समझने का प्रयास करना चाहिए। तो क्या हुआ, उनके बड़े भाई ने पूरे रास्ते जो है बैलगाड़ी को खींचा और उस पर भीमराव अंबेडकर बैठकर गए। और इस बात का डर था उसे, बैलगाड़ी पैदल 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 चल रहा था बैलगाड़ी वाला, कि कहीं हमारी बैलगाड़ी जो है अपवित्र हो गई है, उसे इस बात की शंका थी। और दूसरी घटना ये हुई उनकी कि 17 में पानी पीने की घटना, उन्हें किसी ने भी पानी के लिए नहीं पूछा। पानी के लिए इसलिए नहीं पूछा क्योंकि वह, हम इस बालक के संपर्क में आते हैं तो हो सकता है कहीं ना कहीं हम इस बालक के संपर्क में आते ही अपवित्र हो जाएं। मैंने सोचा कि समाज में ऐसे भी हमें कोई मान सम्मान तो मिल नहीं रहा है, तो ऐसा करता हूं कि मैं कहीं चला जाता हूं। तो इन्होंने पारिवारिक स्थिति को सुधारने के लिए इनके मन में विचार आया कि मैं स्वावलंबी बनता हूं। इसके लिए उन्होंने क्या विचार किया कि ये बंबई जाकर एक मिल में मजदूर करेंगे और वहां से वो क्या है धन कमाएंगे। तो मिल बंबई जाने के लिए इनके पास पैसा होना चाहिए, तो पैसा इनके पास था नहीं। तो इन्होंने क्या किया कि अपनी बुआ की जो थैली थी पैसों की उसमें चोरी की, में इन्हें आधा आना पैसा मिला। अब उस पैसे से वो बंबई तो जा नहीं सकते थे, परंतु इस घटना से वो काफी ज्यादा हीन भावना से ग्रसित हो गए। और हीन भावना के ग्रसित होने के कारण बात का निर्णय किया कि इन सब से अच्छा है कि मैं पूरे मनोयोग से शिक्षा को ग्रहण करूंगा और शिक्षा के माध्यम से ही अपने समाज को बेहतर बनाने का प्रयास करूंगा और खुद भी बेहतर बनूंगा। का कोट है, शिक्षा के संदर्भ में बहुत ही विशेष तौर पे उन्होंने कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है कि जो पीता है वो दहाड़ता है। तो आगे चल के उन्होंने जो है मनोयोग से जो है अध्ययन में अपना मन लगा लिया। उसके बाद उनका जो विवाह हो गया बहुत ही कम उम्र में, 1905 में रमाबाई से उनका विवाह हो गया। अगर हम उनकी शिक्षा की बात करें तो 1907 में जो है उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास कर ली। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने के बाद उन्हें एक समाजवादी व्यक्ति से संपर्क हुआ कि एक केलुस्कर, जो एक समाजवादी व्यक्ति थे, उन्होंने बी आर भीमराव अंबेडकर की प्रतिभा को देखते हुए उसे जो है कुछ पुस्तकें दी पढ़ने के लिए। पुस्तकें थी महात्मा बुद्ध की जीवनी की पुस्तकें दी, जिससे उनके जीवन को विस्तार मिले। फिर उन्होंने जो है इंटर की परीक्षा पास की। अब इंटर की परीक्षा पास करने के बाद उनके सामने फिर वही जो है आर्थिक परेशानी आ गई कि अब ऐसी स्थिति में वो आगे की पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। तो ऐसे में जो है ये के केलुस्कर जो है इनकी मदद करते हैं। यह जो बड़ौदा के उस समय के राजा थे उनसे जो है संपर्क करते हैं और उनके द्वारा इन्हें छात्रवृत्ति दिलवाते हैं कि ये छात्रवृत्ति जो है 25 रुपये मासिक जो है छात्रवृत्ति मिलेगी और इससे जो है ये आगे की पढ़ाई कर सकेंगे। तब इन्होंने 1912 में जो है बीए का अध्ययन किया और स्नातक की उपाधि प्राप्त की। साथ ही जब स्नातक हो गए तो इन्होंने बड़ौदा के राजा के यहाँ स्टेट फोर्सेस में नौकरी कर ली। स्टेट फोर्सेस की जो आर्मी होती है उसमें ये लेफ्टिनेंट के पद पर कार्यरत हो गए। लेकिन फिर भी इनकी पढ़ने की जो स्थिति थी वो प्रबल स्थिति में थी। वो चाहते थे कि मैं इस काम में ना रहूं और आगे बढ़ूं। तो फिर बड़ौदा के राजा के द्वारा इन्हें छात्रवृत्ति दी गई और यह अमेरिका चले गए 1913 में। हाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए। वहाँ पे जो है इन्होंने 1915 में एमए की उपाधि प्राप्त की। इन्होंने एमए पास कर लिया अर्थशास्त्र विषय के साथ। साथ ही इन्होंने 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की। उसके बाद ये लंदन ग्रेज इन विधि स्नातक किया। इन्होंने फिर जो है वकालत की डिग्री प्राप्त की। इन द्वारा जो है कुछ संस्थाओं का भी और संगठन का भी जो है निर्माण किया गया है। आगे इस वीडियो में हम उनके द्वारा स्थापित की गई संस्थाएं और कौन कौन सी संगठन थी इस बारे में भी जानेंगे। साथ ही हम 1930 में देखते हैं कि 1930 और 31 में जब वो भारत में आ गए तो भारत के दलितों के लिए बहुत ही बेहतर काम करने लग गए थे। और इस सब को देखते हुए वह लंदन गए गोलमेज सम्मेलन के लिए दलित के प्रतिनिधि के तौर पर। और वहां पर जो है इन्होंने दलितों के साथ जो उस समय के हो रहे थे और उनके पक्ष के रूप में जो है अपने मत प्रस्तुत किए। साथ संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में जो है
कार्य किया। संविधान को बनाने सभा के प्रारूप समिति के जो है अध्यक्ष के रूप में चुने गए, क्योंकि पंडित नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल इस बात को जानते थे कि एक ऐसे व्यक्ति की हमें ज़रूरत है जो इस संविधान को बेहतर तरीके से निर्माण करने का कार्य कर सके। और संविधान के निर्माण के कार्य के समय हम देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर ने जो है दलितों के लिए, स्त्रियों, वंचितों और शूद्रों के लिए संविधान में जो है एक आरक्षण के माध्यम से एक व्यवस्था करने का प्रयास किया है, जिसे हम आज के समय में भी देख सकते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद वह पहले कानून मंत्री बने। 3 अगस्त 1949 को वह कानून मंत्री बने, और कानून मंत्री बनने के बाद इन्होंने सबसे पहला जो कार्य किया वह था हिंदू कोड बिल। स्त्रियों के संदर्भ में इन्होंने हिंदू कोड बिल की स्थापित किया। और हालांकि इस हिंदू कोड बिल के साथ ही जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू और भीमराव अंबेडकर के बाद कुछ मतभेद हो गए, जिसके कारण इन्होंने 27 दिसंबर 1951 को इस पद से त्याग पत्र दे दिया। अब चूंकि इनकी पहली पत्नी की मृत्यु हो गई थी, तो इसके बाद इन्होंने क्या किया, 15 अप्रैल 1948 को एक ब्राह्मण महिला से शादी कर लिया, जिसका नाम था डॉक्टर सविता कबीर। इसके साथ इन्होंने विवाह किया और फिर ज़्यादा जो है समाज को देख लिया था, और कांग्रेस के प्रति लगाव जो समाज में उस समय दलितों के साथ था, और गांधीवादी और जो गांधी जी का संपर्क था, इन सब के साथ वो काफ़ी असंतुष्ट हो गए थे। वह ये सबसे जान गए थे कि अब जो है हिंदू समाज से अलग हो जाना ही उनके लिए बेहतर विकल्प होगा। तो ऐसी स्थिति में जो है वह एक बौद्ध धर्म में जो है चले जाते हैं, और 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर में बौद्ध धर्म को है वो ग्रहण कर लेते हैं। जब बौद्ध धर्म को वो ग्रहण कर लेते हैं तो वो बौद्ध हो जाते हैं, क्योंकि बौद्ध धर्म में जो है भाईचारे का जो है लगाव है, वहाँ पे समानता सबके साथ बरती जाती है और सभी को एक समझा जाता है, और सबसे अहम जो है वो भातृत्व का भाव है वहाँ पर। इस स्थिति में जो है वो बौद्ध धर्म को सबसे बढ़िया धर्म, और भारत में जो है इसकी उत्पत्ति हुई है, इसके कारण इसे ज़्यादा महत्व देते हैं, ना कि ईसाई और इस्लाम धर्म के प्रति में, ना कि वो ईसाई धर्म और इस्लाम के प्रति में जो है बौद्ध धर्म को ज़्यादा महत्व देते हैं, क्योंकि ये भारतीय धर्म होता है और भारतीय भूमि पर ही इसका जो है जन्म होता है। इसके उपरांत 6 दिसंबर 1956 को जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, और एक बेहतर समाज सुधारक जो है देश में वो जो है समाज से अलविदा हो जाते हैं। भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय के बाद हम उनके द्वारा रचित की गई कुछ रचनाओं के बारे में भी जानते हैं। तो पहली रचना जब हम देखते हैं वो है रुपये की समस्या, इसकी उत्पत्ति और समाधान। इसकी रचना उन्होंने 1923 में की थी। दूसरी रचना है उनकी द अनटचेबल। तीसरी रचना है हु आर दे एंड दे विक्रम अनटचेबल। चौथी रचना जो उन्होंने पुस्तक की है वो है हु वेयर द शूद्रास। इसको उन्होंने 1946 में जो है इसकी रचना की है। पांचवी पुस्तक है एलिनेशन ऑफ कास्ट। यह पुस्तक काफ़ी चर्चित पुस्तक है, जिसे है वो है कस्टम इन इंडिया। इनकी अगली पुस्तक जो है वो है स्टेट एंड माइनॉरिटी के संदर्भ में भी इन्होंने 1948 में जो है बात की है। इनकी अगली पुस्तक है थॉट इन पाकिस्तान। 1941 में इन्होंने इसका रचना किया। और अगली पुस्तक है इनकी कांग्रेस ऑफ गांधी ने अछूतों के लिए क्या किया। यह इसमें पुस्तक में सवाल पूछते हैं गांधी और कांग्रेस से 1945 में। 10वीं पुस्तक है इनकी पाकिस्तान या भारतवर्ष का विभाजन 1946 में। अगली पुस्तक भाषाई राज्यों पर विचार। जब भाषा के आधार पर राज्यों का अलग अलग गठन किया जा रहा था, उस पर इन्होंने जो ये पुस्तक लिखी। अगली पुस्तक है बुद्धा एंड हीज धम्मा 1957 में, जब ये बौद्ध धर्म ग्रहण कर चुके थे उसके उपरांत इन्होंने लिखा। अगली पुस्तक है द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेंस। ये हिंदू वीमेंस के अधिकारों के रूप में जो है ये पुस्तक हमारे समक्ष आती है। अगली पुस्तक इनकी गांधी एंड गांधीज्म। इसमें गांधी और गांधीज्म के शब्दों को बहिष्कृत किया है। हम देखते हैं कि भीमराव अंबेडकर के जो राजनीतिक, सामाजिक या आर्थिक विचार रहे हैं, उनके जो विचार जो भी थे वह व्यक्ति के प्रभाव और व्यक्तित्व के कौन कौन से उनके प्रभावित तत्व रहे हैं, उनके जीवन में जो है अंबेडकर के व्यक्तियों के कौन कौन से प्रभाव थे। तो इनका सबसे पहला जिस व्यक्ति के साथ प्रभाव था वो है कबीर। हालांकि इनके पिताजी जो थे वो कबीर पंथी से जुड़े हुए थे, इस कारण इनका पहला प्रभाव जो है कबीर के साथ देखा जा सकता है। दूसरा प्रभाव जिस व्यक्ति का पड़ा इनके ऊपर वो है ज्योतिबा राव फुल्ले। इन्होंने जो है उस समय जाति व्यवस्था को बहुत ही
खत्म करने के प्रयास में कई कार्य किए थे। राव फुले की साथ दिया था उनकी पत्नी ने, सावित्रीबाई फुले ने, जिन्हें भारत की प्रथम शिक्षिका के रूप में भी जाना जाता है। अगला विचार जो है इनका अमेरिका के वाशिंगटन के रूप में हमें सामने आता है, जिसमें इन्होंने जो है ऐसे ऐसे समाज सुधार किए थे उस समय के वाशिंगटन ने, कि जो निग्रो समाज था उस समय अमेरिका का, उसे जो है दासता से मुक्त कर दिया था। तो इस तरह से ये देखते थे कि भारत में भी कुछ अगर ऐसा हो जाए तो भारत के साथ जो दलित और जो अस्पृश्य लोग हैं उनके साथ भी न्याय हो सकता है। अगला विचार है इनका राजनीतिक मूल्य जो पर, तो ये तीन चीज़ें जो है स्वतंत्रता और समानता और बंधुता की बात ये जो है राजनीतिक मूल्यों के माध्यम से करते नजर आते हैं। इन्होंने कुछ संगठन और संस्थाओं का भी निर्माण किया है, जिससे कि जो दलित और जो अलग जो निम्न जातियां थी उनके लिए बेहतर कार्य किया जा सके। पहला इन्होंने किया है वह है बहिष्कृत हितकारी सभा, जिसे जो है 1924 में 20 जुलाई को इन्होंने किया है, 20 जुलाई 1924 में। इस सभा का इसलिए निर्माण किया क्योंकि अस्पृश्यतों के साथ जो है बहुत ही घोर अत्याचार हो रहे थे, तो उसके विपक्ष में इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा का आयोजन किया। दूसरा इन्होंने किया वो है इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया। ये एक राजनीतिक दल था जिसे चुनाव लड़ा, बाद में इसने जो है चुनाव भी लड़ा है। 15 में से 13 सीटें इस अकेले जो है इस पार्टी ने जीते थे। बाद में पृथक जो राजनीतिक जो चुनाव हुए थे अलग अलग जो संख्याओं के आधार पर, वहाँ पर उन्होंने 15 में से 13 जो है सीटों पर अपना जीत हासिल की थी इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया ने। अगली जो संस्था इन्होंने बनाई वो है अनुसूचित जाति फेडरेशन 1942 में। उसके बाद इन्होंने पीपुल एजुकेशन सोसाइटी बनाई 8 जुलाई 1945 में, जिसमें दलित और जो निम्न जाति के लोग थे उनके एजुकेशन के लिए जो है कार्य किया जा सके। उसके बाद भारतीय बुद्धा महासभा 1955 में इसका गठन किया है। अब हमने जो है भीमराव अंबेडकर के जीवन परिचय, उनकी रचनाएं, उनका व्यक्ति प्रभाव क्या क्या था, साथ ही उनकी संस्थाओं के बारे में जान लिया। अब हम उनके बारे में जो सामाजिक न्याय के संबंध में जो उनके विचार हैं, आइए उस पर चर्चा करते हैं। भीमराव अंबेडकर ने अपने सामाजिक न्याय संबंधी विचार की शुरुआत ही वर्ण व्यवस्था से कर दी है। उन्होंने उस समय के वर्ण व्यवस्था के माध्यम से जो समाज में कुरीतियाँ फैली हुई थी उसके माध्यम से उन्होंने बताने का प्रयास किया है। उस समय जो है समाज में एक, वो तो स्वयं भी इस बात को अनुभव कर चुके थे, वह खुद भी इस बात को भुगत चुके थे। बालकाल अवस्था में उनके साथ कई ऐसी घटनाएं हुई थी जिनसे उनके इस समाज में जो व्यवस्थाएं बनी थी उस सामाजिक व्यवस्था को बदलने के पक्षधर नजर आते हैं। उसमें जो है अपने विचारों का जो पहला आलोचना वो प्रस्तुत करते हैं, जिसका विरोध करते हैं, वो है वर्ण व्यवस्था का विरोध। व्यवस्था का विरोध करते हुए नजर आते हैं। वो कहते हैं कि इस वर्ण व्यवस्था के कारण जो है सामाजिक भेदभाव जो है बहुत ज़्यादा फैल गया है समाज में। एक बार इस सामाजिक भेदभाव के संदर्भ में एक पत्रकार ने उनसे पूछा, तो भीमराव अंबेडकर ने उनसे ये कहा कि तुम मेरे बारे में, मेरे सामाजिक जो मेरे साथ बीत रही है उसके बारे में पूछ रहे हो, अगर तुम सुनोगे तो रोने लग जाओगे। इस संदर्भ में जो है वो समाज को प्रदर्शित करते हैं। वो कहते हैं कि समाज का भेदभाव इस तरह से है कि वह अमानवीय व्यवहारों पर आधारित है। व्यक्ति को, शूद्र को मानव समझा ही नहीं जाता, उसके साथ पशु से भी ज़्यादा गलत व्यवहार किया जाता है। पशु को तो फिर भी मानते हैं कि ये पशु है, लेकिन एक व्यक्ति को व्यक्ति ही नहीं मानते हैं। ऐसा अमानवीय व्यवहार जो है उस समय किया जा रहा था। ये हो किस लिए रहा था? ये हिंदू समाज में जो है रूढ़िवाद जो फैला हुआ था, परंपरावादी जो लोग थे उस समय के इतने ज़्यादा संगठित हो गए थे कि इससे समाज में बहुत ज़्यादा जो है विकृत हो गया था, बहुत ज़्यादा बुराई फैल गई थी। हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय ने भी इस संदर्भ में कई विचार प्रस्तुत किए हैं। वहीं विवेकानंद कहते हैं कि मत छू की पद्धति जो थी उस समय समाज में व्याप्त थी। कारण जो है समाज में एक जो अवैज्ञानिक तरीके से जो कार्य हो रहे थे, विशेष लोगों को विशेष लाभ मिल रहे थे। ब्राह्मण जो था उसे ज्ञान दिया जा रहा था, क्षत्रियों को जो है शास्त्र और शस्त्र की शिक्षा दी जा रही थी, वैश्य को धन रखने, लेकिन शूद्र इन सब की सेवा करता था। इन सब के सेवा करने के बाद भी उसे एक दास के रूप में ही समझा जाता था, उसके लिए समाज में कोई स्थान नहीं था। इस संदर्भ में इसे वैज्ञानिक दृष्टि से भी बी आर अम्बेडकर कहते हैं कि अगर हम देखते हैं तो ये अमानवीय है, यह वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत ही गलत है। विशेष लोगों को कुछ विशेष लाभ दिया जा रहा था और एक ऐसे तबके को छोड़ दिया जा रहा था जिसे लाभ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी।
इसके संदर्भ में वो कहते हैं कि इसकी जो उत्पत्ति है ये मनु द्वारा स्थापित की गई मनुस्मृति की वजह से हुई है। मनुस्मृति में ही यह व्यवस्था निर्धारित कर दी गई थी कि पूरे जो समाज को था वो 4 भागों में विभाजित कर दिया था, जिसके बाद जो है समाज जो 4 भागों में विभाजित हो जाने के कारण वो अपने अपने विशेषी कार्य को कर रहा था। हालांकि हम देखते हैं कि जब समाज का निर्माण किया गया था तो यह सोचकर नहीं किया गया था कि समाज इस तरह से एक दूसरे से भेदभाव करेगा, लेकिन समय के साथ चलते 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 यह इतना ज़्यादा मजबूत हो गया जो एक दूसरे की भेदभाव की नीति पर काम करने लगा। और इसमें देखा जाता है कि शूद्र और दलितों के साथ हीन होता रहा। इस मनुस्मृति में हम देखते हैं कि दलितों को ना तो शास्त्र की कोई शिक्षा दी जाती थी, ना ही कोई शस्त्र की। अगर उनके बारे में बताया जाता है कि अगर उन्होंने कहीं से कोई ज्ञान की बातें सुन भी ली जाती थी तो उनके कानों में जो है पिघलता हुआ जो है लोहा जो है वो पिघला के डाल दिया जाता था। ऐसी जो है मनुस्मृति में आलोचना की गई है। इस संदर्भ में भी उन्होंने इसकी आलोचना की है। साथ ही वो यूनानी विचारक प्लेटो द्वारा विशेषीकृत समाज की भी आलोचना करते हैं, जिसमें प्लेटो जो है पूरे समाज को 3 भागों में विभाजित कर देता है, संरक्षक, सैनिक और भूख के रूप में। वो कहता है कि समाज को जो है 3 भागों में विभाजित कर देना न्याय नहीं है। संदर्भ में भी कहते हैं कि जो व्यक्ति है और व्यक्ति जो है वो 3 भागों में चीज़ों को बांट देता है। इससे क्या है कि कार्यशीलता जो है उसकी कार्य करने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है और एक खास व्यक्ति को वो सारे अधिकार मिल जाते हैं। इस तरह से इन्होंने प्लेटो के जो है इस 3 भाग को बांटने के विशेषीकृत सिद्धांत को भी आलोचना की है और इसे गलत ठहराया है। इसलिए कहा है कि उनका जो ये आदर्श राज्य था स्थापित नहीं हो सका। इसका कारण, मेन कारण ये भी बताया है BR अम्बेडकर ने। साथ ही उन्होंने ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के जो है उसको भी विरोध किया है, जिसमें जो है 4 वर्णों की व्यवस्था की गई है। तब में भी उन्होंने जो है इस ऋग्वेद के पुरुष सूक्त के विरोध में कहा है कि ये जो अंश है वो सही नहीं है, उसको जो है बाद में जोड़ दिया गया। इसका जो मौलिक अंश है वो अंश उसमें है ही नहीं, उस अंश को उन्होंने बाद में जोड़ दिया है, जिसके कारण जो है समाज में व्याप्त चीजें फैल गई हैं और गलत चीजों को लोगों ने अपना लिया है। साथ ही उसका वो ऐतिहासिक आधार भी देते हैं। वो कहते हैं कि अगर हम ऐतिहासिक आधार की बात करें तो आर्यों के समय जो सामाजिक संरचना थी वह केवल 3 वर्ग में विभाजित थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। लेकिन ऐसा होता है कि ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच जो है वो युद्ध होता है, सत्ता को लेके, अपनी सत्ता को प्रदर्शित करने के लिए इन दोनों के बीच युद्ध होता है। और इन युद्धों में क्या होता है, क्षत्रिय जो है वो पराजित हो जाते हैं और जब क्षत्रिय पराजित हो जाते हैं तो वो शूद्र कहलाते हैं और यहीं से जो है वो शूद्र का उद्भव होता है। तो इस कारण वो कहते हैं कि जो शूद्र का जो जन्म होता है वो क्षत्रियों से ही होता है। का जन्म होता है तो उसे शूद्र यानी एकदम निम्न क्यों समझा जा रहा है। इस संदर्भ में वो ऐतिहासिक तौर पर भी अपने मत को प्रदर्शित करते हैं। वो कहते हैं कि समाज में अगर एक न्याय की व्यवस्था सच में स्थापित करनी है तो ये जो चतुर्वर्ण व्यवस्था है उसे जो है गलत ठहराया। वो कहा कि चतुर्वर्ण व्यवस्था को जो है पूरी तरह से नकारना होगा क्योंकि ये न्याय संगत नहीं है और समाज में न्याय के लिए जो है चतुर्वर्ण व्यवस्था को ही खत्म करना होगा। इस तरह से जो है उन्होंने वर्ण व्यवस्था का जो है पूरा विरोध किया है, इस तरह से चीजों को लेते हुए। भीमराव अंबेडकर अपने सामाजिक विचार में जो दूसरा विचार देते हैं वह है जाति संबंधी विचार। जो जाति व्यवस्था था उसका विरोध करते हैं। वो कहते हैं कि ये जो जाति व्यवस्था का जो मूल है, मूल कारण ही वर्ण व्यवस्था है। मूल कारण जो है वो है वर्ण व्यवस्था। वर्ण व्यवस्था के कारण ही जाति व्यवस्था का जो है प्रादुर्भाव हुआ है। इसके कारण है वर्ण व्यवस्था के समय जो है धर्म ग्रंथों के सहारे जो है चीज़ों को पवित्र मान लिया जाता था और धर्म ग्रंथों के जरिए ही, पवित्र धर्म ग्रंथों के जरिए जो है वर्ण व्यवस्था को और मजबूत किया गया और विभिन्न लोगों ने जो है अपने अपने धर्म ग्रंथों के माध्यम से किसी को हीन और निम्न साबित करने के लिए धर्म ग्रंथों का सहारा लिया, जिसके कारण जो है समाज का एक ही तबका जो है अलग रह गया और एक तबके के साथ अन्याय हो गया। इसके लिए उन्होंने कहा कि सबसे पहले तो जो है ये पवित्र जो धर्म ग्रंथ जिसके द्वारा ये वर्ण व्यवस्था को स्थापित किया गया है और जिसके मूल कारण से जाति व्यवस्था पनप रही है, सबसे पहले इस पुस्तक का जो है त्याग कर देना चाहिए लोगों को, तभी एक बेहतर समाज का जो है परिकल्पना की जा सकती है। साथ ही वो कहते हैं कि जब शुरू में जब
ये जो व्यवस्था बनी थी, वर्ण व्यवस्था, ये जो थी कर्म के आधार पर जो है लोग काम करते थे और उनके आधार पर जो है वह उस वर्ण के माने जाते थे। लेकिन ये जो समय के साथ जो है चक्र चला और ये एक बुराई के रूप में जो है जन्म के रूप में आधारित हो गया और ये जन्म के नाम से जाना जाने लगा कि जन्म के साथ ही उसकी जाति जुड़ जाती है। जब किसी व्यक्ति की जन्म के साथ जाति जुड़ जाती है तो उसकी जो सामाजिक तौर पे जो उसके माता पिता का स्तर होता है, उसी स्तर पे उस बालक को जो है सामाजिक जो है उसका मान सम्मान जो है उसे प्राप्त हो जाता है स्वतः है, उसके लिए उसे कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इसी तरह वो कहते हैं कि ये जन्म के आधार पर जो व्यक्ति को जो समाज में जो पहचान मिलती है वो पूर्णतः गलत है, उसकी योग्यता के रूप में उसकी पहचान मिलनी चाहिए और ये कर्म के विशेषीकरण के रूप में ही देखने को मिलता है। कालांतर में देखते हैं कि बाद में जो है ये जन्म के आधार पर जो है कर्म के विशेषीकरण के द्वारा एक ही वर्ण में कई जातियों का जो है प्रादुर्भाव हुआ। आप देख सकते हैं कि ब्राह्मण में भी कई जातियां निम्न निम्न या क्षत्रियों में भी कई जातियां अलग अलग उपजातियों के नाम से प्रचलित हुई। यह हुआ इस कारण कि कर्म का विशेषीकरण लोगों ने किया और एक खास काम को जो है एक बहुत ज़्यादा लोग करते थे, तो उन सभी लोगों ने जो है अपना एक समुदाय बनाया और इस तरह से जो है वहाँ पे भी एक उपजाति का प्रादुर्भाव हुआ। इस तरह से जो है समाज में अनेक जातियों का जो है जन्म हो गया। इस कर्म आधारित समाज के तौर पे जो शुरू में स्थापित किया गया था उसे बाद में जन्म के आधार पर, फिर कर्म के विशेषीकरण से और उसके बाद जो है कई जातियों का प्रादुर्भाव समाज में देखने को मिलता है। यह जाति जो है अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कि हमारी जाति खतरे में ना पड़ जाए, इसके लिए वो विवाह और संस्कार जैसे एक ही जाति में करती है। विवाह हो गए, उनके संस्कार हो गए, वो एक ही खास किस्म की जाति के लोग अपने नियम बनाते हैं और उन नियमों का पालन भी करवाते हैं। अगर वो समाज में कोई व्यक्ति उसी जाति का है और उस नियम को नहीं मानता है तो समाज द्वारा उसे दंडित भी किया जाता है। यह व्यवस्था भी जाति व्यवस्था में बना के रखी गई है। हम देखते हैं कि जातिगत जो व्यवस्था थी बाहर के आक्रमणकारियों के द्वारा भी ये अधिक ज़्यादा मजबूत हुई। बाहर के जब लोग आए यहाँ पे सत्ता को हासिल करने, आक्रमणकारी आए, तब जो क्या यहाँ के लोगों में जो है राष्ट्रीय की जागरूकता की कमी थी। कारण यही था कि लोग एक दूसरे से बटे हुए थे। जब लोग एक दूसरे से बटे रहेंगे तो उनमें जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीयता की जागरूकता की कमी देखने को मिलती है। तो ऐसे में जो है राष्ट्र जो है अवनति और विनाश का कारण जो है वो हिंदू समाज है। हिंदू समाज के लोगों ने जो है आपस में बंटवारा कर रखा है और एक खास लोगों को इससे अलग कर रखा है, जिससे कि समाज में जो अवनति और विनाश का कारण बना है। और सबसे ज़्यादा इस व्यवस्था का जो नुकसान हुआ है वो है चातुर्वर्ण्य व्यवस्था के कारण समाज में सबसे ज़्यादा शोषणकारी व्यवस्था का प्रादुर्भाव हुआ है। इसने जो है खास किस्म के लोगों को शस्त्र और शिक्षा का जो है प्रसार करने का जरिया दिया है। इन्होंने कुछ खास किस्म के लोगों को शिक्षा दे सकते हैं, शस्त्र दे सकते हैं, इसकी योग्यता वो ले सकते हैं। और हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर राजनीतिक मूल्यों का पूरी तरीके से ह्रास हुआ है। यहाँ पे कोई भी राजनीतिक मूल्यों का प्रादुर्भाव नहीं देखा जा सकता जिसमें स्वतंत्रता, समानता या बंधुता की बात की जा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ की कार्य कुशलता की हानि होती है। जब किसी व्यक्ति को हो सकता है किसी निम्न जाति का व्यक्ति या किसी ब्राह्मण जाति का व्यक्ति उस कार्य को बेहतर तरीके से ना कर सके, ऐसे में वह उस जाति का होने के कारण उसे वो कार्य करना ही पड़ता है। तो इस तरह से जो है कार्य कुशलता की कमी भी देखने को मिलती है। इस जातिगत व्यवस्था को पूर्ण रूप से खत्म करने के लिए वह सुझाव देते हैं कि हम जो है अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहन देना चाहिए। अंतरजातीय विवाह के कारण जो है समाज में दो जातियों का रक्त का मिश्रण होगा। दो अलग अलग जातियां जब एक परिवार को जोड़ेगी तो आगे आने वाली पीढ़ियां वह दो जातियों का सम्मान करेगी, जिससे क्या है रक्त का मिश्रण होगा और एक जातिगत व्यवस्था को तोड़ने में आसानी होगी, जिससे जातीय मुक्ति भी मिल सकेगी। इसके लिए वो सहभोज का भी निर्माण करते हैं। वो कहते हैं कि सहभोज, सामुदायिक सहभोज का भी हमें जो है आदर करना चाहिए और लोगों के बीच कार्य करना चाहिए। इसे हम एक उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि उदाहरण में जब देखते हैं बादशाह अकबर जो थे उन्होंने जो है जोधाबाई से शादी की। यह क्या था? यह एक तरह से अंतरजातीय विवाह था।
वह किस लिए था कि मुगल साम्राज्य की सत्ता को स्थापित करने के लिए जो राजपूत जो समाज था उस समय लड़ाई युद्ध ना करे, इसके लिए उन्होंने जोधाबाई से विवाह किया। इस संदर्भ में हम देख सकते हैं कि उन्होंने जो है इस तरह से जो है समाज को एक समन्वय की स्थिति में लाने का प्रयास किया, और इसी समन्वय की स्थिति को जो है भीमराव अंबेडकर अंतरजातीय विवाह के प्रोत्साहन के द्वारा समाज में स्थापित करने का प्रयास करते हैं। अंबेडकर ने अपने तीसरे जो विचार दिए हैं सामाजिक न्याय संबंधी में, उसमें उन्होंने अस्पृश्यता संबंधी विरोध के विचार जो दिए हैं, उसके विचार में कहते हैं कि अस्पृश्यता का विरोध किया है। उन्होंने अस्पृश्यता को एक सैद्धांतिक रूप से पक्ष के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उन्होंने अस्पृश्यता संबंधी विचार में जो है दो सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। वह एक सिद्धांत में कहते हैं कि बौद्धों का अपमान छुआछूत का मूलाधार, वहीं दूसरा जो सिद्धांत करते हैं वो कहते हैं गौ मांस का भक्षण छुआछूत का मूलाधार। अर्थात कि जो बौद्धों का अपमान करता है वह जो है वो शूद्र कहला नहीं सकता है, इसलिए उसे साथ छुआछूत करते हैं, और जो गौमांस का भक्षण करता है वह समाज से अलग है। इस तरह से वो दो सिद्धांतों का प्रतिपादन करते नजर आते हैं। वो कहते हैं कि अस्पृश्यता जो है वह जातिवाद का मूल कारण है। जातिवाद को फैलने की वजह से जो है अस्पृश्यता और ज़्यादा फैली है, जाति ही इसका मूल कारण है। वह सब एक दूसरे से जुड़े हैं, वर्ण व्यवस्था से जाति, जाति से अस्पृश्यता, इस तरह से जो है जुड़ी हुई है। इसके मूल कारण है अस्पृश्यता जो है फैली है समाज में। अस्पृश्यता के कारण जो है समाज में निर्धनता, हीनता और निरक्षरता की भूमिका ज़्यादा बढ़ गई है, जिससे कि जो अस्पृश्य लोग हैं, अछूत लोग हैं, दलित लोग हैं, उन्हें जो है दास के रूप में अपना जीवन यापन करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। इसलिए उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए जो है ये जरूरी है कि इस वर्ण व्यवस्था का ही उन्मूलन कर दिया जाए, इसे हटा दिया जाए, और इसके कारण ही समाज में एक बेहतर समाज को प्रतिपादित किया जा सकता है। इस संदर्भ में उन्होंने जो है अंबेडकर द्वारा इस संदर्भ में कुछ उद्धार भी किए गए हैं जो अस्पृश्यता के लिए कार्य किए गए हैं। उन्होंने जब इस चीज़ को देखा और महसूस किया तो उन्होंने देखा कि दलितों के साथ कुछ ज़्यादा ही अत्याचार हो रहा है। इस संदर्भ में उन्होंने प्रण लिया कि मैं इनके उद्धार के लिए कार्य करूँगा। तो इन्होंने जो है कुएं से जल नहीं ले सकते थे, यह लोग जो थे कुएं से जल नहीं ले सकते, पूजा घरों और मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे, साथ ही इनकी शिक्षा पर जो है अंकुश लगा हुआ था। तो इस संबंध में ये जो क्या करते हैं, 20 जुलाई 1924 को बहिष्कृत हितकारी सभा का जो है निर्माण करते हैं, जिसके माध्यम से जो है अस्पृश्य लोगों को शिक्षा और आवास में यह जो सभा होगी, बहिष्कृत हितकारिणी जो सभा होगी, वह जो है इन लोगों को मदद करेगी। और इसके मूल में कहते हैं कि विषमता का जो मूल जो है वो है मनुस्मृति, और इस मनुस्मृति को खत्म करने के बाद ही इसकी जो विषमता का जो मूल कारण है उसे खत्म किया जा सकता है। तो इन्होंने महाड़ में 25 दिसंबर 1927 को मनुस्मृति को जलाया था। जो है उन्होंने सत्याग्रह और दलित उद्धार के लिए भी कई कार्य किए हैं। दलित उद्धार के रूप में हम देखते हैं कि 15 मार्च 1920 में इन्होंने महार वतन सुधार विधेयक के तौर पर यह प्रस्ताव पारित किया कि इन लोगों को जो है सरकारी खजाने से कुछ सहायता दी जाए, दलितों के उद्धार के लिए जो है सरकारी सहायता दी जाए। इन्होंने जो है सत्याग्रह के माध्यम से और आंदोलन के माध्यम से भी दलितों को कुछ बेहतर स्थिति में लाने का प्रयास किया है। सर्वप्रथम हम इनका प्रयास देखते हैं, जब इन्होंने तालाब के जल प्रयोग के लिए रोक दिया गया था तो इन्होंने महानगर पालिका के तालाब के जल के लिए सत्याग्रह किया, और 20 मार्च 1927 को 5000 अस्पृश्यतों के साथ वहां पे सत्याग्रह के लिए पहुंच गए। सत्याग्रह को सफल करवाया। बाद में उन्होंने उसी जल से आचमन किया और ये कहा कि यह तालाब जहां पर एक तरह से जो पशु लोग हैं वो भी आके जो है जल पीते हैं, तो क्या हम उन पशुओं से भी बदतर हैं कि हम इस जल को नहीं छू सकते। तो इस बात को जो है उन्होंने हिंदू समाज के समक्ष रखा कि हिंदू समाज इस बात को स्पष्ट करे कि जो अछूत, दलित और अस्पृश्य लोग हैं वह क्या हिंदू का हिस्सा है या नहीं है। अगर नहीं है तो साफ तरह से वो मना कर दें कि वो हिंदू नहीं है, तो वो कुछ और करेंगे। इस तरह से वो हिंदू समाज में उन्हें शामिल करने के बाद भी उन्हें कोई भी अधिकार प्राप्त नहीं है। इस संदर्भ में भी उन्होंने इस तरह से इस सफल
इस सत्याग्रह को उन्होंने सफल कराया। साथ ही उन्होंने जो है सेना की भर्ती पर भी उस समय भाषण में अपने कहा कि जो सेना की भर्ती कर दी गई है, अछूतों की जो सेना की भर्ती रोक दी गई है, उन्हें पुनः चालू कराया जाए। साथ ही मंदिर के प्रवेश के लिए भी उन्होंने सत्याग्रह किया। 2 मार्च 1930 को नासिक में कालाराम मंदिर में सत्याग्रह किया और इस सत्याग्रह से ये लाभ हुआ कि अक्टूबर 1935 में दलितों को मंदिर में प्रवेश करने का जो मार्ग था वो प्रशस्त हो गया। इसके बाद भी दलितों के मन में दो विचार रह गए। दो दलित थे, उनके मन में दो विचारधाराओं का जन्म हुआ। एक विचारधारा ये मानता था कि हमें भौतिक जो है उसकी समानता पर बल देना चाहिए। अगर हम भौतिक संसाधनों पर अपना अधिकार प्राप्त कर लें तो हम जो है समाज में बेहतर स्थिति मिल सकती है। लेकिन वहीं जो दूसरी विचारधारा थी वो मानती थी कि हमें समाज में सामाजिक समानता पर जोर देना चाहिए। जब तक समाज हमें अपना नहीं मानेगा तब तक हम बेहतर स्थिति कैसे प्राप्त कर लेंगे। इस पर अंबेडकर जी कहते हैं कि देखो जी, ऐसा तो कुछ हो नहीं सकता, ये हिंदू समाज जो है हमें अपना मान नहीं रहा, तो आप लोग ऐसा करो कि आप ना तो इस्लाम को कबूल करो और ना ही ईसाई धर्म को, क्योंकि ये दोनों ही जो दोनों ही इस्लाम विचारधारा के लोग हैं या ईसाई धर्म के लोग हैं, इन दोनों की विचारधारा को मानना हमारे लिए सही नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही विदेशी विचारधारा हैं। हमारे लिए जो वही विचारधारा बेहतर होगी जो भारत के परिदृश्य में बेहतर होगी। तो भारत के परिदृश्य में कौन है, तो ये है बौद्ध। तो इन्होंने क्या है, धर्म परिवर्तन का मार्ग दिया कि आप सभी जो है दलित हैं, वंचित हैं, वो सभी बौद्ध में चले जाएं, बौद्ध धर्म को अपना ले। इससे क्या होगा कि यहाँ पे जो है बंधुता को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बंधुता के माध्यम से सभी लोगों को समान समझा जाता है और समान होने के कारण आप लोग भी बेहतर स्थिति में आ जाओगे। इसके लिए इन्होंने अछूत विद्यार्थियों के लिए भी कुछ कार्य किया है। इन्होंने जो है दलित जाति शिक्षण समिति की स्थापना की, जिससे कि अछूत विद्यार्थियों के लिए भी लाभ मिल सके, और सरकारी अनुदान की मांग की, जिससे कि जो पिछड़े लोग हैं उन्हें जो सरकार की तरफ से कुछ योगदान दिया जाए जिससे वो आगे आ सके। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भी इन्होंने आवाज उठाई और अस्पृश्यतों के लिए अस्पृश्य व्यक्ति को स्पर्श है वही दूसरे अस्पृश्य की जो मजबूरी और सामाजिक जो भावना है उसे बेहतर तरीके से जान सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति नहीं। इसीलिए अस्पृश्य लोग को ही उसे जो है प्रतिनिधि बनाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम आबादी के 20% लोग हैं, इसलिए हमारा जो है अपना खुद का प्रतिनिधि होना चाहिए और हमें जल, मंदिर और सेना में जो है भागीदारी चाहिए, साथ ही हमें सत्ता में भी भागीदारी चाहिए। इस तरह से उन्होंने कई सिद्धांतों का प्रतिपादन करने का प्रयास किया, जिससे कि अछूत और दलित अस्पृश्य लोगों के बीच जो है समाज को एक सूत्र में बांधने का कार्य कर सके। इसके लिए उन्होंने कई आंदोलनों का सहारा लिया, कई सत्याग्रह किए। हम देखते हैं कि कुछ हद तक जो है इनके आंदोलन सफल भी रहे और भीमराव अंबेडकर जो कि एक अंत तक जो इस बात को स्वीकार कर चुके थे कि हिंदू समाज में उनका भला नहीं हो सकता, और उन्होंने खुद भी बौद्ध धर्म को परिवर्तन कर लिया। अंबेडकर ने अपने सामाजिक न्याय संबंधी विचारों में जिन वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता संबंधी विचारों के बारे में बात की है, अंत में वह जो है दलित के उद्धार के संबंध में कुछ सुझाव भी प्रस्तुत करते हैं। हम उनको देख सकते हैं कि दलितों के उद्धार के लिए वो कुछ सुझाव प्रस्तुत करते हैं जिससे कि दलितों का उद्धार हो सके। वो प्रथम कहते हैं कि सामाजिक न्याय जो है समाज में होना चाहिए, समाज जो है न्याय के सामाजिक संबंधों से बना होना चाहिए, और उसके साथ जो है राजनीतिक मूल्यों का परिवेश होना चाहिए। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता के संबंध पर जो है सामाजिक न्याय की स्थापना की जानी चाहिए। भारत की स्वतंत्रता के समय जो है तिलक जो है वो कहते हैं कि उनका नारा है कि स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और हम इसे लेकर रहेंगे। तो इस संदर्भ में BR अम्बेडकर कहते हैं कि सामाजिक सुधार के बिना हमें राजनीतिक जो है सत्ता मिल जाए ये जरूरी हमारे लिए बेहतर नहीं है, क्योंकि राजनीतिक सत्ता की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हर व्यक्ति का हर एक मत होता है, एक व्यक्ति का एक वोट। लेकिन अगर वहीं हम सामाजिक स्तर पर देखते हैं तो सामाजिक स्तर पर जो है एक व्यक्तियों के साथ दूसरे व्यक्तियों के साथ किया जा रहा था, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के बराबर नहीं है। तो इस संदर्भ में वो कहते हैं कि जब तक सामाजिक सुधार पर बल नहीं दिया जाएगा और उच्च वर्गों के बराबर जब तक राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक अधिकार दलित वर्गों को नहीं मिल जाता, तब तक की राजनीतिक जो सत्ता और राजनीतिक जो पक्ष है, राजनीतिक एकता की बात करना ये एकदम से गलत है, जब तक सामाजिक एकता की बात नहीं हो सकती। इसके संदर्भ में वो कहते हैं कि एक प्रामाणिक हिंदू धर्म ग्रंथ होना चाहिए। हिंदू धर्म ग्रंथों का जो विभिन्न तरीके से अलग अलग ग्रंथ है, उन ग्रंथों के अलावा हिंदुओं के पास एक
प्रामाणिक और एक ही किताब होनी चाहिए जिसे मान्यता मिली हुई हो। साथ ही वो कहते हैं पुरोहितवाद को खत्म करना चाहिए। इस पुरोहितवाद को खत्म कर दिया जाए और इसका जो आधार है, उसका जो जन्म के आधार पर जो इसका किया गया है, इसका पैतृक जो अधिकार है, इसे अस्वीकार कर दिया जाए और इसे योग्यता के आधार पर जो है माना जाए। साथ ही वो कहते हैं कि इसकी संख्याओं भी निर्धारित की जाए कि कितनी संख्या, कितने लोगों के लिए एक पुरोहित होगा, और इसे जो है राजकीय कर्मचारी घोषित कर दिया जाए, जिससे कि समाज में वो बेहतर तरीके से कार्य करे और राज्य के प्रति उत्तरदायी रहेगा। वो कहते हैं जो हिंदू धर्म है वह राजनीतिक मूल्यों पर आधारित होना चाहिए। राजनीतिक मूल्य कौन कौन से हैं? स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। इन 3 मूल्यों पर जो है व्यक्ति को, हिंदू धर्म को स्थापित करना चाहिए। सभी लोग स्वतंत्र हो, समान हो और सभी में भाईचारा हो। साथ ही जो है अंतरजातीय विवाह और स्वभोज की जो है मान्यता इस समाज को होनी चाहिए, जिससे कि दलितों के जो है मानसिक जो है उसका विकास होगा। साथ ही इनके खान पान में भी सुधार आएगा और ये जो है अंतरजातीय विवाह और सहभोज का जो है आयोजन किया जाना चाहिए। साथ ही वो कहते हैं राजनीतिक दृष्टि से जो है इनका कुछ कार्य करना चाहिए। राजनीतिक दृष्टि से इन्हें जो है सत्ता में भागीदारी देनी चाहिए, और वो भी सत्ता में कैसी भागीदारी? पृथक प्रतिनिधित्व के तौर पर। दलितों के लिए दलित प्रतिनिधि हो, उच्च वर्गों के लिए उच्च वर्ग प्रतिनिधि हो। इस तरह से उन्होंने जो है पृथक प्रतिनिधित्व की बात कही है। साथ ही उन्होंने कहा कि जो दलित छात्र हैं उनकी शिक्षा के लिए भी आरक्षण के माध्यम से, छात्रवृत्ति के माध्यम से उन्हें प्रोत्साहन देने की जरूरत है, क्योंकि वो सदियों से शोषित होते आए हैं। तो उनकी जो मानसिक स्थिति है और सामाजिक स्थिति है वो बहुत निम्नतर है। तो इसलिए उन्हें जो है आरक्षण जैसी व्यवस्था और छात्रवृत्ति व्यवस्था के द्वारा ही प्रोत्साहन मिल पाएगा और वो दूसरों के बराबर आकर खड़े हो पाएंगे। साथ ही दलितों के रोजगार के लिए भी उन्होंने कहा है कि उन्हें समुचित अवसर दिया जाना चाहिए। अगर उन्हें समुचित अवसर नहीं दिया जाएगा तो वो बेहतर तरीके से रोजगार नहीं कर पाएंगे। और ये रोजगार कैसे मिलेगा? उन्हें आरक्षण के माध्यम से। उन्हें कुछ आरक्षित सीटों पर जो है उन्हें निर्धारित किया जाए कि इतने % पे या इतने प्रतिशत पे जो है दलित रोजगार को आरक्षित किया गया है। इस तरह से वो दलित के उद्धार के लिए भी विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से बात करते नजर आते हैं। साथ ही वो नारी संबंधी विचार भी अपने प्रस्तुत करते हैं। तो आइए जानते हैं उनके नारी संबंधी विचार के बारे में। भीमराव अंबेडकर ने अपने सामाजिक विचारों में नारी के संबंध में कोई आंख बंद करने वाली बात नहीं की है। उन्होंने नारी के संबंध में भी अपने विचारों को समानता के स्तर पर ही तोलने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि समाज में हर एक व्यक्ति बराबर है, इस तरह से नारी भी समाज का एक अभिन्न हिस्सा है और वो बराबर की हकदार है। इसके माध्यम से उन्होंने, जब वो कानून मंत्री थे 1949 में, तो उन्होंने सर्वप्रथम स्त्रियों के लिए हिंदू कोड बिल का निर्माण किया, जिसके द्वारा हिंदू नारियों को, हिंदू समाज के स्त्रियों को एक बेहतर तरीके से कार्य किया जा सके और उन्हें समान अधिकार, पुरुषों के समान ही अधिकार दिए जा सके। इसके लिए उन्होंने सबसे पहले जो है वो शिक्षा के महत्व को समझा। उन्होंने कहा कि स्त्री और पुरुष के लिए कोई भेदभाव की दृष्टि नहीं होनी चाहिए। शिक्षा सभी के लिए समान है, चाहे वो दलित हो, दलित स्त्री हो, या अस्पृश्य हो, या शूद्र हो, या किसी भी तरह का व्यक्ति हो, उच्च वर्ग का हो, निम्न वर्ग का हो, सभी के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। और शिक्षा के माध्यम से ही उसके मानसिक विकास से ही समाज का विकास होता है और समाज के विकास से ही राष्ट्र का विकास होता है। इस संदर्भ में उन्होंने शिक्षा का जो है बहुत महत्वपूर्ण माना। उन्होंने कहा कि सामाजिक क्षेत्रों में पुरुषों के समान अवसर जो है स्त्रियों को मिलने चाहिए। हम पुरुषों के समान अवसर प्रदान नहीं किए जाते। इस तर्क में वो कहते हैं कि स्त्रियां पुरुषों से कहीं पे भी कम नहीं है और उन्हें भी बराबर का अवसर जो है वो मिलना चाहिए। वो साथ ही कहते हैं कि संपत्ति का जो अधिकार है वह जो है नारी को भी बराबर का हक है। कई स्थितियां ऐसी होती है कि नारी निसंतान होती है, उस स्थिति में जो है पुरुष जो है दूसरा विवाह करता है, करने के उपरांत जो है ये स्त्री जो है एकदम से बोझ हो जाती है। तो इस तरह से उन्होंने संपत्ति के अधिकार को स्वीकार किया है, जो कि स्त्रियों को देना चाहिए। विधवा स्त्रियों को उनके पति पर पूरा हक है कि वो उनके संपत्ति का हक ले सके। तो इस तरह से हम देखते हैं कि उन्होंने नारी संबंधी विचार भी अपने जो है पूरे ही समानता और स्वतंत्रता और बंधुता के सिद्धांतों पर प्रतिपादन करने का प्रयास किया है। ने जो है उनके सामाजिक न्याय संबंधी विचारों के बारे में जाना। भीमराव अंबेडकर द्वारा दिए गए उनके सामाजिक विचारों के बारे में गहन अध्ययन किया और विस्तार से चर्चा की, जिसके माध्यम से उनके सामाजिक विचारों को जानने के लिए हमने पूरा प्रयास किया।
अगर आप इस वीडियो को नया देख रहे हैं और हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और भी अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर करें ताकि आने वाली इस तरह की सभी वीडियो आपको मिले सबसे पहले। साथ ही आप हमें फेसबुक पेज पॉलिटिकल वॉरियर्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, साथ ही हमारे इंस्टा पर भी आप विजिट कर सकते हैं। तब तक बने रहिए पॉलिटिकल वॉरियर्स के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।